हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश खरवार, योर फिजिक्स ट्यूटर। ये लेक्चर हम लोगों का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हम लोगों ने लंबा खींचा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप लोगों ने देखा कि वर्क पावर एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कंजर्वेशन हमें आता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी का अगर कंजर्वेशन आता है, तो हम बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ना। जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट यूज करके लेंदी, है ना, हम लोग जब सॉल्व करते थे टू ब्लॉक सिस्टम, कौन सा, एटवुड मशीन वाला प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते थे इस तरीके के, तो आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, देखा होगा। इसमें क्या है कि एक एक दो दो पेज भर जाते थे हमारे उस वक्त, इनकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए किसी भी टाइम टी पे या फिर किसी भी इंस्टेंट पे। बट अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन जानते हैं अच्छे से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, एक और दो लाइन में सिमट के रह जाती है। लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब और कैसे लगाना है, ठीक। तो उसी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग का लास्ट सेक्शन जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। उस पर थोड़ा सा फोकस करके कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चैप्टर की, और कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, है ना, उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। यही वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो है, इसके कॉन्सेप्ट वापस से यूज होंगे कहाँ पे, रोटेशनल मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज यूज होते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग कवर करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, बट वहां पे क्या है कि भाई रोटेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं वो वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चीजें लगभग एनालॉगस रहेगी, सेम फॉर्मूले रहेंगे, बस ट्रांसलेशनल की जगह क्या हो जाएगा, रोटेशनल हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का क्या मतलब है कि मैं वो एनर्जी की बात कर रहा हूं, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के बनती है ना। उसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में अगर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ सेंस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, हो सकता है वो स्प्रिंग से दबा हुआ हो सकता है वो जमीन से कुछ हाइट ऊपर हो, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो उसकी टोटल एनर्जी को जो है वो डिनोट करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से, दैट इज ई। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सिंपली मतलब यह है कि इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, है ना। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। अब इसी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हमने लिखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम यहां पे क्या हो जाता है कि अगर हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो ये हो जाता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में तो दोनों फोर्सेस आएंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ये दोनों ही फोर्सेस आ जाएंगे। दोनों फोर्सेस में डेल्टा ई का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सटेंडेड रूप है कि अगर हम लोगों को दोनों ही रूप में लिखना है, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव दोनों की वजह से लिखना है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, जिसमें याद होगा आपको कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता था, माइनस ऑफ डेल्टा यू, जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक। और एक और चीज डिफाइन की थी, क्या कि फोर्स इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ ग्रेड डेल्टा, ये वाला डेल्टा यू, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट, दिस डेल्टा इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी यू बाई डी एक्स
माइनस डी यू बाई डी वाई माइनस डी यू बाई डी जेड, इस फॉर्म में आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये डी यू बाई डी एक्स ऑफ आई कैप, डी बाई डी वाई ऑफ जे कैप, डी बाई डी जेड ऑफ के कैप, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। ये सिंपली ये होता है आई कैप डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। ये हमारा डेल ऑपरेटर है। नीट में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो जाहिर सी बात है हमारा फोर्स भी क्या मिलेगा? वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिलना भी चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, है ना। आइए एक दो सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं जिसमें बहुत सारे वर्क डन इंक्लूड है और एनर्जी का कंजर्वेशन भी इंक्लूडेड है। देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है इस तरीके से। एक ये क्लिफ है जिसके ऊपर से m इक्वल टू 1 kg ब्लॉक जो है छोड़ दिया गया है, इस क्लिप के ऊपर से छोड़ दिया गया है। तो अब ये क्या करेगा? ये ऐसे स्लाइड करके नीचे जाएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये एक्सटेंडेड है काफी देर तक, जितना ये ब्लॉक जा सकता है सपोज उतना ये एक्सटेंडेड है। ठीक, तो m इक्वल टू 1 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है हम लोगों को कि म्यू इज इक्वल टू 0.2, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। कहा गया है सवाल में कि फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर इस m मास को इस हाइट तक छोड़ दिया जाए। अब ये हाइट जो है ये दिया हुआ है हम लोगों को कि दिस हाइट इज 1 मीटर। ठीक, क्वेश्चन क्लियरिटी के लिए यहां पे लिख देता हूं कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक। जब यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको कुछ दी नहीं गई थी, वहां पे रख दिया गया और वहां से इसे छोड़ दिया गया है। यहां से इसको छोड़ दिया गया है, तो अब ये जाहिर सी बात है कि यहां से छोड़ दिया गया है, तो ये ट्रैक क्या है? ये ट्रैक फ्रिक्शनलेस है। जो स्लैंट है वो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि रफ सरफेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे रफ सरफेस दिया हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यही पूछा गया कि बताइए कि कितना डिस्टेंस आगे ये चल पाएगा। ठीक, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के लिए, सॉल्व करके कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, कितना डिस्टेंस आएगा इसमें। Find the horizontal distance traveled by the object when it is released from the height 1 meter of the cliff. क्लिफ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब हाइट पे उसको छोड़ दिया गया है। तो सॉल्व कीजिए फटाक से, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ गए आप सभी लोग? क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, है ना, कि कैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही गजब की चीज है। आंसर हमारा 1 लाइन या 2 लाइन में हमारा आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाता है ना। हमें अगर प्रॉपर यूज करना है तो। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए
पहले तो हमें वर्क, लेट अस सपोज कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन, जब ये नीचे आएगा तो कौन वर्क करेगा? ग्रेविटी वर्क करेगा। जब ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चलेगा तब कौन वर्क करेगा? फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखना यहाँ पे आसान है, इसलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो रिलीज किया है, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। यहाँ पॉइंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे तो हो गया जीरो। ठीक, अब ये ब्लॉक जब आगे चल के, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट पे रुक गया है, इस पॉइंट पे रुक गया, तो इस पॉइंट पे रुकेगा तभी तो डिस्टेंस डी ट्रैवल करेगा ना। अगर वो चलता जाएगा तब तो भाई जहां पे जाके रुकेगा वो डी डिस्टेंस लेना है। तो लेट अस सपोज कि यहीं पे रुक गया, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि रुकेगा। तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रुक गया है तो यहाँ पे अगेन इसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो गई, है ना। ऐसे ही आप इंटरमीडिएट से भी कर सकते थे, यहां से लेके यहां तक भी कर सकते थे, समझ रहे हैं क्या? यहां पे कितना इसके पास वेलोसिटी होगी और यहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां भी लगा सकते हैं। क्यों करें, है ना? इंटरमीडिएट वाला ये एक लाइन हम लोग का बढ़ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर देंगे। देखो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वर्क डन बाय ये ऑल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन, कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स है? देखो एक तो ग्रेविटी है जो इस पे लगेगा, ग्रेविटी है। एक इस ब्लॉक पे और क्या है? फ्रिक्शन है, दिख रहा है आपको? तो दो फोर्सेस हम लोगों ने। और कोई फोर्स है जो इस पे लगेगा? कोई भी और फोर्स, ड्रैग फोर्स तो नेग्लिजिबल है, उसकी क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं है, तो वो छोड़ देंगे हम लोग। ठीक, यानी कि दो फोर्सेस है। कैसे कैसे वर्क डन लिखेंगे? देखो जब नीचे आएगा तो फोर्स है mg, फोर्स है mg। डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से यहां तक आएगा, है ना, तो अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेके यहां तक होगा, है ना। तो चलिए मैं अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? देखो mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेट से दिस इज L, यहां से लेके यहां तक आने में L हो गया, तो L। ठीक, ये अगर थीटा है तो क्या लिखेंगे? mg डॉट L, mg डॉट L क्या आ जाएगा? mg L cos थीटा आएगा, नहीं आएगा यार? mg L cos थीटा, ये इसका वर्क डन। अब mg L cos थीटा जो है, ये L है तो L cos थीटा, तो ये 1 मीटर हुआ यार, हुआ नहीं हुआ? L cos थीटा 1 मीटर हुआ, यानी कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो जब पैरेलल कंपोनेंट है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं mg इंटू 1 मीटर। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे मैं ये लिख रहा हूं, mg इंटू 1। ये क्या हुआ? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। ठीक, उसके बाद अब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया है, यहां तक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो था। उसके बाद यहां से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करना शुरू कर देगा। किधर लगेगा फ्रिक्शन? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की तरफ। तो माना हमने कितना कि डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है उसको d डिस्टेंस मूव करने दे रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स तो यही होता है, म्यू इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो हम लोग नहीं बता पाते, बट ये कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें पता है, म्यू इंटू एन होता है। ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, साइन देखो, साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, नेगेटिव साइन। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोला? फाइनल जीरो है और इनिशियल भी क्या है? जीरो। फाइनल, इनिशियल। सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। क्या आ गया? सिंपल, mg इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू दी हुई है जीरो। अच्छा, वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। m दिया 1 kg, तो ये हो गया 10, विल बी इक्वल टू म्यू 0.2, नॉर्मल रिएक्शन अगेन 10 है ना, mg नॉर्मल रिएक्शन। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे क्योंकि देखो यहां का अगर FBD बनाता हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर,
mg इधर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन कब लग रहा है, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे लग रहा है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन आसान है, mg के बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट d, है ना। यहां से क्या आ गया, d आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2, सब ऐसा यूनिट में तो आएगा क्या, मीटर, 2 मीटर, समझ रहे, 0.2 1 बाय 5, ये क्या आ गया 2, 10 बाय 2 सॉरी 5 मीटर, कितना आएगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर, समझे आप लोग, रिपीट करने की जरूरत, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। अब यही अगर हम लोग दूसरी इक्वेशंस यूज करते, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले फाइंड करते, फिर यहाँ पे वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है कि 0 है, एक्सेलरेशन निकालते कि फ्रिक्शन कितना रिटार्डेशन दे रहा है, उसकी वजह से फिर यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता है 0, 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाते, तब हमारा आता। पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करते, उसके बाद ये इक्वेशन लगाते, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस किस तरीके से और कौन कौन से पॉइंट पे लगाना है हमें ये क्लियर होना चाहिए, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, ताकि वर्क एनर्जी थ्योरम का और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग इसी टाइप का, देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके का, और यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से, ठीक, इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक, और इसका वेट दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू लेट से 1 kg। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ब्लॉक को अगर यहां से छोड़ दिया जाए, इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया जाए, तो इस ट्रैक पे 4.8 मीटर, कितना 4.8 मीटर ये ट्रैवल करता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 4.8 मीटर है, मतलब ये जो है स्प्रिंग को जस्ट कंप्रेस करने से पहले 4.8 मीटर चलता है, और इसके बाद मोमेंटम होने की वजह से जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा, तो मोमेंटम होने की वजह से ये फर्दर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, एंड दैट लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक, क्वेश्चन समझे आप लोग। ठीक, क्या क्या गया है कि इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया है, यहां से छोड़ने के बाद ये क्या करता है 4.8 मीटर तक स्लाइड करता है इस फ्रिक्शनल यानी कि रफ सरफेस पे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस रफ सरफेस पे स्लाइड करते हुए नीचे आता है। स्लाइड करने के बाद क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, ये फर्दर कंप्रेस करता है, कितना कंप्रेस करता है 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करता है। 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करने के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद फिर से ये रिबाउंस होता है, फिर से क्या होता है रिबाउंस होता है। तो रिबाउंस होने के बाद बोल रखा है कि 1 मीटर और रिबाउंड होके यहां पे पहुंच जाता है। ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये क्या है फाइनल पोजीशन है, और ये क्या है इनिशियल पोजीशन है। ठीक, कहा गया है कि ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से छोड़ दिया गया है, उसके बाद ये जाता है स्प्रिंग को 4.8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, उसके बाद स्प्रिंग को अगेन 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग में फोर्स लगने की वजह से ये रिबाउंस होता है। रिबाउंस होके ये क्या करता है कि 1 मीटर फिर से इसके अप द प्लेन चढ़ जाता है। ठीक, अगर ऐसा होता है ना, तो पूछा गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताइए कितना होगा। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन पूरा क्लियर है आपको कि ब्लॉक प्लेन के अपर पार्ट से नीचे की तरफ स्लाइड करता है, स्लाइड करने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद फिर से 1 मीटर रिबाउंस होता है। ठीक ऐसा सिचुएशन होने के लिए वो जो रफ सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है यार, 2 मिनट हो गए। आइए देखो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फोर्सेस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे और उनकी वजह से हमें वर्क डन लिखना पड़ेगा, है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यार, ये लो इंक्लाइन प्लेन हो गया हमारा, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया हम लोगों ने इस तरीके से। अब मान लो कि ये मोशन में है, ठीक है, जब यहां से चलेगा तो मोशन में है। अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे जरा ये आइडेंटिफाई करते हैं। दिख रहा है सब लोगों को। देखो यहां पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इस तरफ mg cos थीटा, इस तरफ mg sin थीटा। ठीक, नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स यहां से यहां तक तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी। अब जब ये कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर। जब कंप्रेशन का टाइम होगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। कंप्रेशन होगा जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, लेट अस से एफएस स्प्रिंग फोर्स, है ना। कंप्रेस कर रहा है इसको बाहर, जब ये बाहर जाने लगेगा तो भी स्प्रिंग फोर्स उसी तरफ लगेगा, है ना। यहां से जब तक नेचुरल लेंथ पे जाएगा तब तक स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, उसके बाद फर्दर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी नहीं क्योंकि कोई खींच नहीं रहा है, और खुद से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के बाहर नहीं जाएगी, वहीं पे आके रुक जाएगी। उसके बाद ये जो है मोमेंटम की वजह से 1 मीटर आगे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से सेम वही चीज करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ओके। तो सबसे पहले तो हम यहां से लेके ये जो 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम कंप्रेशन है वहां तक के लिए लिखते हैं, है ना, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना होगा। तो देखिए कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना, और mg sin थीटा वर्क कर रहा है। फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो mg sin थीटा की वजह से अगर हम लोग वर्क डन लिखे तो कितना वर्क डन होगा, देखो mg sin थीटा, सॉरी mg sin थीटा, है ना, इस डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यार, यहां से लेके स्प्रिंग को कंप्रेस करने से पहले 4.8 मीटर और स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद 20 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 5 मीटर हुआ। mg sin थीटा तो पूरे टाइम तक लगता रहा, यानी कि उसकी वजह से वर्क डन जो होगा वो पूरा 0 से लेके 5 मीटर तक पूरा होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक, ओके। उसके बाद ये हो गया हमारा वर्क डन बाय mg sin थीटा। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन लिखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन mg sin थीटा यानी कि इंटू 5 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से कितना होगा यार, तो इसकी वजह से भी यहां से लेके यहां तक अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो पूरे ही टाइम लगेगा, और क्या कम या ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा यार, फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमारा कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि यहां से जब यहां तक आया तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे ही लग रहा था। ठीक, ओके। तो वर्क डन बाय ये हो गया। अच्छा, जब यहां से लेके यहां तक कंप्रेशन होगा, क्या होगा, यहां से लेके यहां तक कंप्रेशन होगा, तब कौन वर्क डन करेगा, तब स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या लिखेंगे, अब देखो यहां से यहां जब कंप्रेस हो रहा है तो फोर्स आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस पीछे की तरफ, यानी कि
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि 0.20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना 2, ठीक, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे जब यहां पे होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पे मान लो कि कुछ स्पीड इसकी रही है, यहां से लेके यहां तक लगा रही है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल हम मान लेते कि कुछ वी रहेगा, तो फाइनल मैं लिख देता हूं फाइनल। जब सॉल्यूशन निकालेंगे बहुत ही आसान है, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक। क्या आएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर, v2 यानी कि इस पॉइंट पे माइनस इनिशियल छोड़ा गया था तो 0 हो गया, ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक, एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें कौन कौन से टर्म है और कौन क्या क्या चीजें हम लोग को चाहिए थी, देखो mg sin थीटा, ये सारी चीजें नोन है ना, mg sin थीटा इंटू 5 ये नोन है, यहाँ पे म्यू अननोन है और वही हमें फाइंड करना है म्यू, ठीक। mg cos थीटा इंटू 5 ये नोन है, यहाँ पे आ जाइए हाफ के भी अननोन है, के इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। उसके बाद ये v2 भी नहीं दिया गया था, तो कितने अननोन हो गए यार, बहुत सारे अननोन हो गए। कैसे एलिमिनेट होंगे, एक ये अननोन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 अननोन हो गए। क्या 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट इक्वेशन लिख के देखते हम लोग। अभी तो हमने आधा ही अप्लाई किया, यहां से लेके जब आगे गया है तब का तो बाकी है सिनेरियो। देखो क्या लिखेंगे यार, यहां से फिर से चला, यहां से फिर से चला है, तो अब स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग के टाइम पे, डिसेंट के टाइम पे है, और ये लिफ्टिंग के टाइम पे जब ऊपर जा रहा है, ये है ना, ये नीचे आते टाइम है और ये वाला ऊपर जाते टाइम। ऊपर कितना गया है, 1 मीटर गया है, तो अब हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स तो अगेन वही होगा कितना, 0.2, एक्स कितना होगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया। चलो यहां पे नेचुरल लेंथ पे आ चुका है। इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यानी कि अब फ्रिक्शन फिर से ऑपोजिट ही का लगेगा यार, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये आगे जा रहा है, यानी कि वर्क डन फिर से नेगेटिव होगा, कितना, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू कितना बोला गया है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर आगे गया है, तो ये लो यार 1। क्या समझ में आ रहा है सबको, फ्रिक्शन का फिर से वर्क डन लिख रहा हूं, जब कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन के बाद ये कितना ऊपर गया है, 1 मीटर गया है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन के लिए जो हम लोग लिखेंगे 1 मीटर, फोर्स तो उतना ही लगेगा, म्यू mg cos थीटा, ठीक। ये भी हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो नेगेटिव आ जाएगा, कितना आएगा नेगेटिव, माइनस mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां जाके रुक गया है, आगे गया है, उसके बाद अपने आप ही रुका, किसी ने रोका थोड़ी था, जो मोमेंटम था उसका वो खत्म हो गया, तो उसके बाद रुक गया, ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है रुकनी थी, तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल, तो इनिशियल यहां पे जो हमने स्पीड मानी थी v, यही इनिशियल है, क्या लिख देंगे, हाफ m v2 का स्क्वायर, ये क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो यार, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ज्वाइन करने से क्या हमें म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ज्वाइन करने से म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो अननोन थे k और v2, ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, 1 और 2 ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो mg sin थीटा 5, यहां पे mg sin थीटा 5 कुछ नहीं है, ठीक, mg sin थीटा 5 में से mg sin थीटा 1 माइनस हो जाएगा, ठीक, म्यू mg cos थीटा इंटू 5 फ्रिक्शन का वर्क डन, यहाँ पे कितना है, म्यू mg cos थीटा 1, ये क्या हो जाएंगे, दोनों एड अप हो जाएंगे, ये 5 है, ये 1, 6 हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अच्छा, माइनस हाफ के इंटू 0.2, यहाँ पे प्लस हाफ के इंटू 0.2, क्या ये और ये आपस में कट जाएंगे,
एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, जो के नहीं दिया हुआ था और जो वेरिएबल बन रहा था वो तो यहाँ पे कट हो गया यानी कि हमारी प्रॉब्लम खत्म। के के लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐड किया है और क्या जा रहा है, देखो हाफ mv2 पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, जोड़ने पे ये भी खत्म हो गया, जोड़ने पे ये भी खत्म हो गया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। आप ये मैं डायरेक्टली ये पहला और ये दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेप में डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के एक ही लाइन में लिख सकता था, है ना। लेकिन अच्छे से समझने के लिए कि पहले यहां जा रहा है तो क्या चीजें हो रही है और यहां के बाद रिबाउंस हो रहा है तो फिर क्या क्या चीजें हो रही है, ये चीजें अच्छे से समझने के लिए मैंने 2 स्टेप में लिखा है। जिसको बहुत अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया है वो डायरेक्टली एक ही लाइन में सॉल्व कर दे यार। के की प्रॉब्लम ही खत्म कर दे, V2 की प्रॉब्लम ही खत्म कर दे, डायरेक्टली क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इंटू 5 और यहाँ पे माइनस mg sin थीटा इंटू 1, क्या बचेगा 4 mg sin थीटा। दोनों को ऐड किया है मैंने, फोर mg sin थीटा, 4 mg sin थीटा, ठीक। और क्या बचा, माइनस म्यू mg cos थीटा 5 और माइनस म्यू mg cos थीटा 1, कितना हो गया, माइनस माइनस 5 प्लस 1 6 हो गया, यानी कि 6 म्यू mg cos थीटा माइनस 6 म्यू mg cos थीटा। और कौन सी टर्म बची है, ये हो गया, ये हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये आ गई, ये आ गई, बाकी सब तो खत्म हो गया, बस ये 2 टर्म बचे यार। तो अगर हम डायरेक्ट लिखते तो और आसानी से आ जाता हमारा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, म्यू यहां पे रख देंगे, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर देंगे, mg से mg खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 6 cos थीटा, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक। नेगेटिव ये वाला उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3 sin थीटा, साइन कितना दिया हुआ है 37, 53, 37, चलो 37 की वैल्यू रख देते हैं। साइन 37 होता है 3/5, cos 37 हो गया 4/5, 2/4 यानी कि क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 0.1/2 विच इज इक्वल टू 5। बोलो आया नहीं आया यार, क्या सब लोगों को समझ में आया म्यू की वैल्यू कैसे निकाली है हम लोगों ने, है ना। डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अब क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पहले स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, फिर वापस से स्प्रिंग रिबाउंस कर रही है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही क्या हुआ, ये एक लाइन में सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन। 2-3 लाइन तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप एक लाइन में उसको लिखेंगे और खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। चलो, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से होंगे, हम लोगों को बस पता होना चाहिए कि सही तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कैसे किया जाए। देखो एक और क्वेश्चन है जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के चैप्टर में भी आप लोगों ने किया होगा, बट उसको अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक इस तरह का सिंपल वो दे रखा है कॉम्बिनेशन कि एक बॉल है ना, या बॉब है या बॉल है, वो स्प्रिंग के थ्रू एक पुली से इस तरीके से अटैच्ड है, मतलब इस पुली के थ्रू स्प्रिंग से ऐसे अटैच्ड है। पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन of the spring
स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना है कि कितना होगा। अगर दिया हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस बॉल का मास m है, ठीक, मैक्सिमम इलोंगेशन बोला गया है। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी सॉल्व किया जा सकता है और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में काफी टफ होगा इसको सॉल्व करना। चलो 1 मिनट का टाइम है ना, इजी क्वेश्चन है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा टफ होता है, इंटीग्रेशन करके फिर हम लोग को लेके आना पड़ता है। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में एक लाइन में आएगा, कैसे आएगा देखो। आंसर बताओ पहले आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर है इसका, सोच के देखो क्या होगा। चलो आप लोग कह रहे हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन इज mg by k, 2mg by k, 3mg by k और mg by 2k। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। चलो देखते हैं हम लोग। देखो पहले तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है, ठीक। तो जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा, है ना, अनस्ट्रेच, इनिशियली ये जो स्प्रिंग है ये अनस्ट्रेच कंडीशन में है, ठीक। जैसे ही इसको छोड़ा जाएगा, इस बॉल को होल्ड किया हुआ था, अब इसको छोड़ा जाएगा तो ये बॉल इस पोजीशन से नीचे आएगा, ठीक। ठीक, ये नीचे आएगा। अब नीचे कहां तक आएगा? देखो सबसे पहले तो ये अनस्ट्रेच कंडीशन से नीचे आएगा, ठीक। यहां पे क्या होगा? यहां पे वेलोसिटी इसकी इनिशियली 0 रहेगी, है ना। फोर्स नीचे की तरफ mg और स्प्रिंग फोर्स जो है वो मिनिमम fs मिनिमम लगेगा इस कंडीशन में। जैसे जैसे नीचे आते जाएगा इसका x बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा fs इक्वल टू kx, ये भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वेलोसिटी 0 थी, अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे यहां पे बढ़ के लेट से v हो गई। ये कोई पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी v हो गई, ठीक। अब वेलोसिटी v हो गई है और ये जो फोर्स था kx वो बढ़ता जा रहा था, ठीक। kx बढ़ता जा रहा था, mg कांस्टेंट था। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि kx बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वो कंडीशन होगी जहां पे kx ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ बैलेंस हो जाएगा। mg और kx बैलेंस हो जाएगा। बट इस पॉइंट पे रीच करते करते इस बॉल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि mg ज्यादा था, यहां पे पहुंचने से पहले mg ज्यादा था और kx कम था, तो एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ रहा था इसका। 2mg by k कोमल मिश्रा का आंसर है। ओके, लेट अस सी। बी बहुत लोगों का कहना है बी ऑप्शन है, देखते हैं बी ऑप्शन है या नहीं है। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे, है ना, अच्छे समझ लो पहले, वेलोसिटी इस पॉइंट पे आते आते मैक्सिमम रीच कर जाएगी यार। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा था अभी तक। अब क्या होगा? देखो जैसे ही इस पॉइंट के बाद नीचे जाएगा तो kx mg के बराबर हो चुका था, अब x और बढ़ेगा तो kx mg से ज्यादा हो जाएगा। kx mg से ज्यादा हो जाएगा तो इसके बाद रिटार्डेशन होने लगेगा। बोले सर फोर्स बैलेंस हो गया तो ये यहाँ पे रुका क्यों नहीं? ये यहाँ पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके पास एक मोमेंटम था आगे जाने के लिए। क्या था? मोमेंटम था आगे जाने के लिए। अब मोमेंटम की वजह से यार थोड़ा और नीचे आना चाहेगा वो। किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंटम की वजह से आएगा, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे तो वो रुक नहीं सकता है यार। कहां पे रुकेगा? जहां पे वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी यहां पे मैक्सिमम थी, अब जैसे ही नीचे आएगा kx ऊपर का फोर्स बढ़ जाएगा और mg कम हो जाएगा। इसके बाद kx बढ़ जाएगा, मतलब mg तो कांस्टेंट रहेगा बट kx से अब कम हो जाएगा। तो अब नीचे की तरफ जब आएगा तो यहां पे kx बहुत ज्यादा रहेगा, mg तो उतना ही रहेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, मतलब जो रिटार्डेशन था वो पूरा कंट्रोल कर दिया। यहां पे आते वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी,
क्यों कम हो रही थी? क्योंकि रिटार्डेशन था, ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा था, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, v अगेन जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पे जीरो था, यहां पे भी जीरो हो गया। मोमेंटम था, धीरे धीरे आते आते कम हो गया। जैसे फ्रिक्शन ने रोक दिया था उस बॉल को, वैसे यहां पे रिटार्डेशन रोक देगा इस बॉल को, तो इस पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे kx इज इक्वल टू mg है, kx इज इक्वल टू mg है। नहीं आया? अरे आया नहीं आया समझ में? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट kx इक्वल टू mg है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? kx इज ग्रेटर देन mg है। ये वाला पॉइंट क्या है? kx इज लेस देन mg है। kx इक्वल टू mg, तो यानी कि जो लोग mg बाई k बता रहे हैं वो सिर्फ इतना डिस्टेंस बता रहे हैं कि x इतना होगा। वहां पे क्या है? फोर्स सिर्फ बैलेंस हुआ है। फोर्स क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। तो mg इज इक्वल टू kx। हमारा कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये है मैक्सिमम इलोंगेशन। तो लेट अस से कि दिस इज x, मान लेते हैं हम लोग कि ये x है, ये x है, तो इसमें स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ है? x हुआ है। यही तो हमने माना है कि इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, स्ट्रेच होके x हो गया। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, क्या कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन काम कर रहा है? एक तो mg काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है यार? इसने x अमाउंट नीचे ला दिया है, x अमाउंट नीचे ला दिया, mg भी नीचे लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है। ठीक, अब स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स जैसे ही इसको ऊपर खींच रहे हैं तो kx नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ पुल करेगा यार। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। कितना हो रहा है? x, यानी कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ kx स्क्वायर। वर्क डन बाय mg, mgx माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? हाफ kx स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो, यानी कि चेंज कितना हो गया? जीरो। एक लाइन में सॉल्यूशन, किसमें? एक लाइन में सॉल्यूशन। वही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या लिख देंगे हम लोग? डायरेक्ट mg इज इक्वल टू हाफ kx, x इज इक्वल टू 2mg बाय k। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हो गया। तो जिन जिन लोगों ने बी बोला था, कोमल मिश्रा, बीनू, तुम्हारा आपका आंसर एकदम सही है। आई होप कि सही तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया हो। ठीक, तो चलो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर हमारा क्लोज होता है। ठीक, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।